नमस्कार साथियों, बीए सेकेंड ईयर लॉजिक की क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। कल हमने भाषा के कार्य के बारे में जाना। आज हम निरपेक्ष न्याय वाक्य के बारे में जानते हैं कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होते हैं। निरपेक्ष न्याय वाक्य से पहले हमें न्याय वाक्य को समझना होगा कि न्याय वाक्य क्या होता है, सिलोजिज्म क्या होता है। जब एक से अधिक तार्क वाक्य युक्ति के रूप में गठित हो तो उसे न्याय वाक्य कहा जाता है। जब एक से अधिक तर्क वाक्य युक्ति के रूप में आए तो वह न्याय वाक्य है। प्रत्येक न्याय वाक्य में दो आधार वाक्य दो ही हो सकते हैं और तीसरा वाक्य निष्कर्ष होता है। जब भी कोई युक्ति आएगी तो उस युक्ति में तीन तर्क वाक्य होंगे, दो तर्क वाक्य आधार वाक्यों के रूप में आएंगे और एक तर्क वाक्य निष्कर्ष वाक्य के रूप में आएगा। परंतु निरपेक्ष न्याय वाक्य एक ऐसी युक्ति होती है जो तीन निरुपाधिक तर्क वाक्यों से मिलकर बनी होती है। इसमें से दो और केवल दो तर्क वाक्य आधार वाक्य के रूप में और केवल एक तर्क वाक्य निष्कर्ष के रूप में होता है। इस प्रकार निरपेक्ष न्याय वाक्य में कुल मिलाकर तीन पद होते हैं, तीन टर्म होते हैं। यानी आधार वाक्य भी तीन होंगे, तर्क वाक्य भी तीन होंगे और इसमें पद जो हैं वो भी तीन होते हैं। और प्रत्येक पद जो है उस पूरे न्याय वाक्य में दो और केवल दो बार प्रयुक्त होता है। निरपेक्ष न्याय वाक्य के ये तीनों पद उद्देश्य पद, विधेय पद और मध्यम पद कहलाते हैं। ये तीनों पद पक्ष पद, साध्य पद और मध्यम पद भी कहलाते हैं। सबसे पहले उद्देश्य पद कि उद्देश्य पद क्या क्या मतलब है। उद्देश्य पद किसी निरपेक्ष न्याय वाक्य में वह पद जो निष्कर्ष वाक्य में उद्देश्य पद के रूप में आए पूरे न्याय वाक्य का उद्देश्य पद कहलाता है। निष्कर्ष के अलावा इसकी दूसरी आवृत्ति द्वितीयक आधार वाक्य में अवश्य होती है। निष्कर्ष वाक्य का उद्देश्य पद पक्ष पद कहलाता है और यह द्वितीयक आधार वाक्य में अवश्य आएगा। दूसरा है विधेय पद। किसी निरपेक्ष न्याय वाक्य का वह पद जो उसके निष्कर्ष वाक्य में विधेय पद के रूप में आए पूरे न्याय वाक्य का विधेय पद कहलाता है। निष्कर्ष के अलावा उसकी दूसरी आवृत्ति प्रथम आधार वाक्य में अवश्य होती है। निष्कर्ष वाक्य का विधेय पद साध्य पद कहलाता है और ये प्रथम आधार वाक्य में अवश्य आएगा। यानी उद्देश्य पद जो होगा वो दूसरे आधार वाक्य में जरूर आएगा और विधेय पद जो है निष्कर्ष वाक्य में जो विधेय पद है वो प्रथम आधार वाक्य में अवश्य आएगा। मध्यम पद किसी निरपेक्ष न्याय वाक्य में वह पद जो दोनों आधार वाक्यों में तो आए लेकिन निष्कर्ष में नहीं आए उसे उस युक्ति का मध्यम पद कहा जाता है। अब है मानक आकार। किसी निरपेक्ष न्याय वाक्य में मानक आकार का पूरा स्पष्टीकरण उसकी आकृति व अवस्था पर निर्भर करता है। निरपेक्ष न्याय वाक्य की वैधता व अवैधता पूरी तरह से इसकी आकृति और अवस्था पर निर्भर है। इसमें जो अवस्था है जिसे हम अंग्रेजी में मूड्स कहते हैं, यह निरुपाधिक तर्क वाक्यों के आधार पर निश्चित की जाती है। यानी अवस्था जो बनेगी वो निरुपाधिक तर्क वाक्यों के आधार पर बनेगी। आपको पता होना चाहिए कि निरुपाधिक तर्क वाक्य जो हैं ये चार प्रकार के होते हैं, AEIO। निरुपाधिक तर्क वाक्यों की चार अवस्थाएं हैं AEIO। प्रथम वाक्य जो है ए वाक्य है, इसका प्रारूप है सभी हैं। ई वाक्य का प्रारूप है कोई नहीं है। आई वाक्य का प्रारूप है कुछ है और ओ वाक्य का प्रारूप है कुछ नहीं है। तो इन चारों तर्क वाक्यों के आधार पर अवस्था निर्धारित की जाती है, जबकि आकृति है वो मध्यम पद की स्थिति के आधार पर बनाई जाती है। ये भी चार प्रकार की होती है। अब ये युक्ति बन गई, सभी राजस्थानी भारतीय हैं, सभी बीकानेरी राजस्थानी हैं और सभी बीकानेरी भारतीय हैं। इसमें अगर हमें अवस्था ज्ञात
करनी हो तो हमें ये देखना है कि वाक्य कौन सा है। प्रथम आधार वाक्य में ए वाक्य है क्योंकि सभी है। दूसरे आधार वाक्य भी ए प्रकार का है क्योंकि उसमें भी सभी है। और तीसरे आधार वाक्य भी ए प्रकार का वाक्य है क्योंकि उसमें भी है सभी है। इस प्रकार इस निरपेक्ष न्याय वाक्य की अवस्था या संघात ए हो गया, जबकि आकृति इसकी वो फर्स्ट है। इस पूरे न्याय वाक्य का तर्क शास्त्रीय ढांचा इस प्रकार से बनता है कि ए डैश 1 निरपेक्ष न्याय वाक्य की एक आकृति से कुल 4 आकृतियां हैं, तो एक आकृति से 64 अवस्थाएं बनती हैं और 4 आकृतियों से 64 इंटू 4 बराबर 256 अवस्थाएं बनती है। तो ये पूछा जा सकता है कि निरपेक्ष न्याय वाक्य की कुल कितनी अवस्थाएं बनती है, तो कुल 256 अवस्थाएं बनती है। परंतु दो तरह की तर्कशास्त्र हैं, एक है परंपरागत प्राचीन और एक है आधुनिक। तो प्राचीन तर्कशास्त्र में ये माना गया है कि इन 256 अवस्थाओं में 19 अवस्थाएं ऐसी है जो कि वैलिड हैं, जबकि आधुनिक तर्कशास्त्र के अनुसार केवल 15 अवस्था ही ऐसी है जो कि वैध मानी जाती है। इन 4 में तो सत्तात्मक दोष पाया जाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक जो हम कल पढ़ेंगे वो है निरपेक्ष न्याय वाक्य की वैधता के नियम। यानी हमें वाक्य को युक्ति को देखते ही यह समझ आना चाहिए कि इसमें किस नियम का पालन हुआ है और किस नियम का इसमें उल्लंघन हुआ है। तो उसके लिए 10 नियम बताए गए हैं जिन्हें हम निरपेक्ष न्याय वाक्य की वैधता के नियम कहते हैं। उन नियमों को पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि हमारा कौन सा न्याय वाक्य जो है वो वैध है और कौन सा न्याय वाक्य है वो अवैध है।